ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी बिहार की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पिछले शनिवार हमने एबीपी न्यूज पर आपको एक खास कार्यक्रम दिखाया था जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर बिहार। और बिहार का चुनाव दरअसल किसी फिल्म से, ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और अब शायरी है, कविता है, सम्मान और अपमान की बात है। क्योंकि अब नेता कह रहे हैं मैं शायर तो नहीं मगर कुर्सी हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो शायराना अंदाज में सीटों की खटपट, सीटों पर खींचतान और घमासान, अंदाजे बयां शायरी का अपनाया जा रहा है। चिराग पासवान शायर की भूमिका में आ गए हैं, जीतन राम मांझी कविता सुना रहे हैं। पर सीटों पर यह घमासान अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। 9 दिन बच गए। पहले चरण का जो चुनाव होना है 6 नवंबर को, उसके नामांकन के लिए 9 दिन और 12 दिन जो 11 नवंबर को चुनाव होंगे 122 सीटों पर, 6 तारीख को 121 पर है, उसके नामांकन की आखिरी तारीख भी बस 12 दिन रह गए हैं। लेकिन किसी गठबंधन ने अभी तक सीटों का अपना आंकड़ा सामने पेश ही नहीं किया है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ताल पर ताल ठोकी जा रही है और नाराजगी का भी इजहार हो रहा है। उसको थोड़ा सा हवा में इस बात को कहकर उड़ा दिया जा रहा है कि भाई आपस में नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये सीट बंटवारे की सिर्फ फुटअव्वल क्या नए समीकरण का आगाज भी करते दिखाई देंगे? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? कल भी मैंने ये बात कही थी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, वो किसी भी चर्चा में बैठने को तैयार नहीं था। कल उनके सारे प्रवक्ता, सब नेता गायब हो गए, मौन व्रत धारण कर लिया। और अभी भी चिराग, वो तो 40 सीटों तक मांगते घूम रहे हैं। जीतन राम मांझी भी जो चिराग को आईना दिखा रहे थे, उन्हें नसीहत दे रहे थे, अब वो भी सामने आ गए हैं। और ऐसा नहीं है महागठबंधन अभी दूर है। वहां मुकेश सहनी वो नैया पार लगाने की कोशिश में हैं महागठबंधन की, पर पहले वो खुद उप मुख्यमंत्री पद चाह रहे हैं और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं इनको 60-70 सीटें किस बात की दी जा रही हैं। तो क्या ये चुनाव से पहले का ये आपसी दबाव ही है या खेल और ज्यादा बढ़ गया है और रायता फैल गया है? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में सीटों पर मचा घमासान अब सम्मान और अपमान तक पहुंच गया है। सीटों को बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला हो ही नहीं पा रहा है। 9 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए, जो नामांकन की आखिरी तारीख है, और 12 दिन दूसरे चरण के लिए। लेकिन बैठकें हो रही हैं और शायरी और कविता पढ़ी जा रही है। अब चिराग पासवान, कल भी मैंने आपको कार्यक्रम में बताया था, चिराग पासवान क्या 2020 वाली भूमिका में फिर से आते दिखेंगे? वो 40 सीटों से नीचे लड़ने को बिल्कुल कतई तैयार नहीं दिख रहे हैं। 20 से 22 सीटें ही एनडीए उन्हें देने को तैयार दिख रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा समझौता तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की याद दिलाई। कहा कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, जब जब मुश्किलों से गुजरा हूं तब तब उनकी इन्हीं पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। और पंक्तियां क्या हैं? जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो शायरी पढ़ी जा रही है यहां पर, शायराना अंदाज चिराग पासवान का। और चिराग पासवान अगर शायर की भूमिका में थे तो जीतन राम मांझी क्यों पीछे रह जाएं? अब आपको कुछ दर्शकों को ध्यान होगा और जिनको नहीं उनको मैं बता दूं
हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक रचना है रश्मि रथी। इसमें कौरवों पांडवों में जब झगड़ा होता है तो श्री कृष्ण दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं, 5 सिर्फ। क्या कहा था श्री कृष्ण ने? 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। कि 5 गांव दे दो, बात खत्म। पर महाभारत हुई और इसी का जिक्र किया है जीतन राम मांझी ने। ये दर्द भी छलका है क्या जीतन राम मांझी का? वो कह रहे हैं हो न्याय अगर तो आधा दो, शब्द छह, जो रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी थी उसकी लाइन, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, यहां भी वही कह रहे हैं, तो दे दो केवल 15 ग्राम। वहां 5 गांव मांगे गए थे, ये कह रहे हैं 15 ग्राम, मतलब 15 सीट दे दो। रखो अपनी धरती तमाम, बाकी 228 सीटें अपने पास रखो, हम वही खुशी से खाएंगे। हम मतलब HAM, इनकी पार्टी, परिजन पे असी ना उठाएंगे। अब ये कवि बन गए, एक शायर एक कवि। सुनिए उनके ही मुख से। PCR कविता सुना देंगे और शायरी भी। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम उनसे मांग करना है कि हमारा इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए, ताकि हम रजिस्टर्ड पार्टी का दंश नहीं झेलें। तो मैंने शुरू में जो आपको कहा था, मैं शायर तो नहीं मगर कुर्सी हंसी। सम्मान अपमान की बात की जा रही है, बाधाओं की बात की जा रही है, समझौता ना करने की बात की जा रही है, लेकिन दरअसल ज्यादा सीट लड़ोगे तो ज्यादा सीटें जीत सकते हो, तो सत्ता की मलाई ज्यादा खा सकते हो। दरअसल लड़ाई वहां पर है। या आप पलटकर यह भी कह सकते हैं राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो भाई, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहेगा। ये बात भी अपनी जगह सही है। तो चिराग पासवान 40 सीट तक मांग करते दिख रहे हैं, जो मैंने बताया। 20 से 22 देने को तैयार है NDA, मतलब कि BJP। जीतन राम मांझी 15 सीट पर अड़े हुए हैं, उनको 7 सीटें मिल रही हैं, 7 से 8। उपेंद्र कुशवाहा अब वो भी कह रहे हैं मुझे 13 सीट दो, उनको 4-5 सीटों पर निपटाना चाह रहे हैं, और इसीलिए कोई घोषणा ही नहीं हो पा रही है। इसमें कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं क्या? आज फिर LJP रामविलास पासवान गुट से उनके प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार चुनाव के अरुण भारती लोकसभा सांसद भी हैं, वो कार्यक्रम में पहले आने को तैयार हो गए। अब मुझे बताया जा रहा है जैसे ही मैं कार्यक्रम शुरू करने वाला था कि नहीं जी, बैठ नहीं पाएंगे। यानी कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कोई बातें वो तो मैं निकलवाता ही, कि सीटों के बंटवारे में कहीं पेंच ना आ जाए, या इसे मैं राजनीतिक सौदेबाजी कहूं, उसमें पत्ते खुल ना जाएं, तो अभी मुंह पर ताला ही लगाए रखो। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे और MLC हैं संतोष मांझी, मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे अगर ये 15 ग्राम यानी कि 15 सीटें नहीं मिली तो क्या गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं, या ये दबाव की राजनीति है, सिर्फ आंखें तरेरी जा रही है। उधर महागठबंधन में भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है NDA के मुकाबले। खबरें तो ये बताई जा रही थी, हमें जानकारी ये दी जा रही थी, आज कुछ ना कुछ घोषणाएं हो जाएंगी, कुछ सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस के साथ आज बातचीत भी हुई है, महागठबंधन के सभी नेता मिले, कांग्रेस ने अपनी सीटों को लेकर चर्चा की है, लेकिन इस पर मुकेश सहनी VIP पार्टी के सर्वे सर्वा वो हत्थे से उखड़ गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए थी 60 सीटें, पर लोग परेशान हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे, तो 30 तो दे दो, और उप मुख्यमंत्री बनाना ही बनाना है।
और ये कांग्रेस को 60 सीटें कैसे दे रहे हो? अपनी भी ताल ठोक दी और कांग्रेस पर सवाल भी खड़े कर दिए। सुनिए। कि आपने एक डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी इच्छा जताई हुई है कि एक डिप्टी सीएम और साथ में 30 से ज़्यादा सीटें ये लॉक कर रही हूँ, और मैं अगली बार जब आपके पास आऊँ तो मैं इसी फिगर को लेकर आऊँ। नहीं, अभी आप फिगर तो 60 सोच के आइए, क्योंकि हमारा पब्लिक डोमेन में जो है ना 60 सीट हमारा इच्छा था कि लड़ने का, और रहा कि गठबंधन में जो नंबर हमारा डिसाइड है वो डिसाइड है। और इसमें दरअसल खेल जाति का भी है, जाति का वर्चस्व वो चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलता है, खास बिहार में। और कुछ कुछ जातियों की कुछ नेताओं ने ठेकेदारी ले रखी है। अब जैसे पासवान समाज, दलितों में, दलितों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी आबादी में 5.3% पासवान है बिहार में। तो चिराग पासवान इन 5.3% आबादी की बिना पर ताल ठोक रहे हैं। 2020 में भी ये किया था, चुनाव तो लड़े लेकिन एक ही विधायक जीत पाया, पर 34 पर नुकसान पहुंचा दिया जेडीयू को। जो मूसाहर दलित हैं, इनके रहनुमा की भूमिका में जीतन राम मांझी हैं, बरसों से ये राजनीति करते आए, ये 3% हैं। और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं, ये 4.27% यानी कि 4.25%। तो 4.25 और 3, 7.25 और 5, 12.25, 12.5% जनसंख्या की ठेकेदारी इन 3 नेताओं ने एनडीए में ले रखी है, इसीलिए ताल भी ठोक रहे हैं। और उधर मल्लाओं की बात करें, वीआईपी मुकेश सैनी कह रहे हैं ना, वैसे तो मैं 60 चाह रहा था पर 30 तो लूंगा। कल हमने आपको जानकारी दी थी 18 सीटें मिलेंगी, 12 और दे दी जाएंगी, पर उम्मीदवार वीआईपी के नहीं होंगे, आरजेडी के होंगे। ये कन्हैया बिल्लारी ने आपको कल जानकारी दी थी मेरे ही कार्यक्रम पर। यह 9% आबादी है। और इसमें एक और खेल जो आ जाता है वो स्ट्राइक रेट का है। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा तो 60% स्ट्राइक रेट है। 60 नहीं था, दरअसल 57% था, पर 60 के आसपास ही। 7 सीटें लड़े थे पिछली दफा, 4 जीत गए थे। उधर जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है वो सिर्फ 37% था, 115 पर लड़े, सिर्फ 43 सीटें जीत पाए। और उधर महागठबंधन में कांग्रेस 27% का स्ट्राइक रेट था, फेल कर गई थी, कंपार्टमेंट भी नहीं आई, 70 में से 19 सीटें। जबकि सीपीआई एमएल 19 सीटें पर लड़ी और 12 सीटें जीत गई। 63 का स्ट्राइक रेट था, बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट। और सीपीएम 4 लड़ी और 2 जीत गई, 50% का स्ट्राइक रेट। तो कहीं ना कहीं ये खेल भी आजमाया जा रहा है क्या? ये मोहरे भी चले जा रहे हैं, जात के मोहरे और स्ट्राइक रेट भी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, मैं शायर तो नहीं, ये मैंने बॉबी फिल्म का गाना उसी से ही सवाल निकाला है। मगर कुर्सी हसी और बिहार में सीटों पर घमासान, किसका सम्मान किसका अपमान? और दरअसल ये रायता फैल गया है क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, एमएलसी भी हैं। हम पार्टी की तरफ से वो अपना राग अलापेंगे, अपनी शायरी करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं। कंचना यादव आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। कन्हैया बिल्लारी, इनका मैंने जिक्र किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, 5 दशक हो गए बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते आ रहे हैं। मेरे कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजित द्विवेदी, और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी से ज्योति देव भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। अजित भाई, आपसे ही शुरुआत करता हूं। आज ये दबाव की राजनीति हो रही है चुनाव से पहले, भाई कोई भी पार्टी चाहेगी उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें,
ये बात उतनी है या शायर की भूमिका में आ गए चिराग पासवान, कविता सुना रहे हैं जीतन राम मांझी? दरअसल रायता कुछ ज्यादा फैल गया है। नहीं, ये आपने पहले जो बात कही वही बात ठीक है। बेसिकली ये दबाव की राजनीति है। हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये सिंपल गणित है जिसके लिए ये सारी पार्टियां, सारे नेता, शायर और कवि बने हुए हैं। लेकिन मुख्य बात संदीप जी ये है कि ये इतना सरल मामला नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। सिर्फ दबाव सिर्फ एक पार्टी, मतलब ऐसा नहीं कि चिराग पासवान दबाव डाल रहे हैं। उनको दबाव डालने के लिए कौन उकसा रहा है, उनके पीछे भी कोई तार डोर खींच रहा है। उनकी कौन खींच रहा है? जीतन राम मांझी। इशारों में आप बात मत कीजिए अजित भाई, आप इशारों में बात मत कीजिए। राजनेता करते रहते हैं, कौन डोर खींच रहा है उनकी? नहीं, ये देखिए हर पार्टी में, हर गठबंधन में ऐसी दबाव की राजनीति चलती है। हाँ। जैसे चिराग पासवान के लिए जितनी सीटें, मान लीजिए एक संख्या हम मान लें कि 22 सीट मान लीजिए उनके लिए आरक्षित है। जो सबसे पुराना फॉर्मूला जो था, सबसे पहले जिस फॉर्मूले पर बात हुई थी, वो फॉर्मूला ये था कि 120 सीटें जनता दल के खाते में और 123 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में चिराग पासवान को एडजस्ट करेगी और नीतीश कुमार अपने खाते में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करेंगे। ये सिंपल बात थी, ये सिंपल गणित था पहले का। उसमें यह था कि नीतीश कुमार अपने साथ 6 सीटें दे करके उपेंद्र कुशवाहा को 8 सीट दे करके जीतन राम मांझी को एडजस्ट करेंगे। 106 सीट अपने लड़ेंगे, एक आध सीटें इसमें ऊपर नीचे हो सकती थी। जैसे ही उधर चिराग पासवान के लिए 22 सीटें थी कि 103 सीट भाजपा लड़ेगी और 22 सीटें चिराग पासवान को देंगे। जैसे ही ये फॉर्मूला आया, इस पर सहमति नहीं बननी थी। चिराग पासवान जब ज्यादा सीटें मांगने लगे, हमारी जो जानकारी है संदीप जी, जीतन राम मांझी को 8 सीट पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए है। थी भी नहीं, पहले नहीं थी उनको आपत्ति इस बात के लिए। मतलब ये अंदर की बात करें, आप उनके बेटे आ रहे हैं, उनके प्रवक्ता होंगे, वो लोग तो विरोध इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के लिए 25, 28 या उससे ज्यादा सीटों की बात होने लगी, वैसे ही जनता दल यू की पेंडोरास बॉक्स खुल गया। हम अपनी जानकारी, फिर पेंडोरास बॉक्स खुल गया कि अरे भाई ये चिराग को ज्यादा मिल गई तो हम क्यों नहीं, हम पीछे कैसे रह जाएं। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये सिर्फ उनकी अपना वो भी चाह रहे थे कि हमको ज्यादा मिले, लेकिन फिर उनको जनता दल यू के तरफ से जिसके यहाँ वो एडजस्ट होने थे, वहां से ये कहा गया कि आप क्यों फिर आप रहेंगे, आप भी डबल डिजिट में सीट मांगिए, आप भी ज्यादा सीटें मांगिए। आपके 3% वोट हैं, अगर उनके 5% वोट हैं, उनको 25 चाहिए, 26 चाहिए, 28 चाहिए, तो आप भी 12-15 सीटें मांगिए। और आप देखिए उसमें फिर मेल्टडाउन देखिए जीतन राम मांझी जी का। पहले तो उन्होंने कहा कि हमको 15 से 20 सीटें दीजिए, नहीं तो हम 100 सीट लड़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम कोई भी सीट नहीं लड़ेंगे, अगर हमको 15 सीट नहीं मिली तो हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। तो ये एक मेल्टडाउन है एक तरह का, जो वो बार्गेनिंग के लिए तैयार है। नहीं, मेल्टडाउन ही है, लेकिन आपने साथ में ये जोड़ा आने वाले वक्त थोड़े मुश्किल भरे भी हो सकते हैं दोनों गठबंधनों के लिए। पहले एनडीए की ही बात करें, कन्हैया बिल्लारी, तो ये अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बना दिया, वो तो लोकसभा सांसद हैं, और रिंकू को बना दिया सह प्रभारी। वो एक सीट पर विवाद हो रहा है, और मुझे जो जानकारी दी गई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चिराग पासवान ने 2 टूक कह दिया है बीजेपी से कि भाई धर्मेंद्र प्रधान बात करनी है तो हमारे चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी से बात करो। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे बात करनी होगी तो मैं जेपी नड्डा या अमित शाह से बात करूंगा। ऐसा भी हो रहा है क्या? हो सकता है ऐसा हो रहा हो। मुझे जो जानकारी है कि इस बार इनको नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया से फंसा दिया है। ये नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं। वो समझिए कि जो भी इन्होंने किया उनके साथ 2020 में, आपको याद होगा संदीप जी, उन्होंने कहा था 1 महीना बाद कि इस चुनाव में मुझे पते नहीं चला कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। ये जितना सीट चाहते हैं, ये अभी एकदम डिफेंसिव हैं। इस स्थिति में नहीं है कि ये दबाव बनाए। त्राहिमाम किए हुए हैं। ये जितना सीट मांग रहे हैं वो सब उसमें ज्यादातर जेडीयू का है। जेडीयू कह रही है कि छोड़बे नहीं करेंगे, कैसे ये ले लेंगे।
आप देख लीजिए, आपके पास तो लिस्ट पहुंच ही गया होगा या पहुंच जाएगा। ये सब कह रहे हैं, जेडीयू साफ कर दी है कि हम एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे इनके लिए। क्यों छोड़ेंगे हम इनके लिए सीट? जहां से बीजेपी को देना हो दे। तो क्या चिराग पासवान 2020 को दोहरा सकते हैं कि भाई मैं अकेले ही लड़ लूंगा? वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये तो कदापि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस बार इनको हो सकता है प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं बाद के दौर में, लेकिन ऐसा ये नहीं करने जा रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है कि नीतीश कुमार ने 105 सीटों की लिस्ट जो है वो तावड़े को भिजवा दी है। अच्छा, उसमें से एक दो कम हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। इसमें से मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं। और ये जो सहयोगी, ये मांझी जी हों, पासवान जी चिराग हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ये आप समझिए, ये मैं लेकर के नहीं आया हूँ यहाँ। इसमें हमारे साथ नहीं है। पिछली बार मेरे साथ जीतन राम मांझी थे, मैंने 7 सीट दे दिया 122 में। आपके साथ थे साहनी, उनको दे दिया आपने। इस बार मेरे साथ तो ये हेडेक आप समझिए, आप जानिए कितना देना है। चिराग को मतलब झेलना है तो बीजेपी झेलेगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, हमें हमारी जो सीट है वो हम एक बे ना छोड़ेंगे। कन्हैया बिल्लारी ये कह रहे हैं। राजीव रंजन सही कह रहे हैं? एक सेकंड, राजीव रंजन सही कह रहे हैं कन्हैया बिल्लारी? नहीं, अब कन्हैया बिल्लारी जी के जानकारी के अनेक स्रोत हैं, उतनी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, गठबंधनों का स्वरूप वही रहेगा, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, दोनों ही अलायंसेज में सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। आप जब भी चुनाव के ठीक पहले के आखिरी जो 1-1.5 महीने का जो दौर होता है, उसमें दलों की ओर से ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन जो गठबंधन का नेतृत्व है सभी दलों का, वो पूरी तरह से परिपक्वता के साथ परिस्थितियों को समझ रहा है। नहीं, पर कुछ ना कुछ खटपट तो चल रही है ना राजीव जी। देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ललन सिंह, आप लोगों की मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी भी होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा होते हैं, पर चिराग पासवान उसमें गायब होते हैं। चिराग पासवान से कल बातचीत की जाती है, आज कुछ लग रहा था कोई ना कोई घोषणा होगी, कुछ शुरुआती सीटों के संकेत मिलने लगेंगे, पर अभी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान बीजेपी अपने कोटे में से देगी, जो बात अजित द्विवेदी ने भी कही और कन्हैया बिल्लारी ने भी की। आप लोगों ने कह दिया है बीजेपी को कि भाई आप संभालो चिराग को, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, ये बात तो तय है ना। देखिए संदीप जी, मैं नहीं जानता हूं कि इन जानकारियों का स्रोत कहां से उनके पास है, क्योंकि वो एक पुराने पत्रकार हैं। हर राजनीतिक दल में नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, उनको जानकारी होगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार करते हुए मैं इतना कहूँगा कि जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार का है, एनडीए को ज़मीनी तौर पर एक बड़ी बढ़त हासिल है। और जब हम एक अपराजेय जनादेश हासिल करने की स्थिति में है, गठबंधन के सभी दलों में आकांक्षाएं ज़्यादा बलवती हैं कि वो ज़्यादा सीटें ले। सबसे ज़्यादा सीटों पर तो जेडीयू लड़ेगी ना। जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, 103, कम से कम 103, 105 भी हो सकता है, 103 पर तो आप लड़ेंगे ही। देखिए, साझा ऐलान के पहले कुछ तो जो कौतूहल है वो हम लोगों के बीच रहना चाहिए संदीप जी। मुझे लगता है अगर सब कुछ अभी बता दिया जाए तो फिर उस साझा ऐलान का मतलब क्या रह जाएगा। लोगों को ये एक साथ जानकारी मिले, टुकड़े टुकड़े में मिले तो फिर मजा नहीं आएगा। तो चिराग पासवान छोड़ भी दें, एनडीए का हिस्सा ना रहे, जैसे 2020 में नहीं थे, तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है संदीप जी कि मैंने क्या कहा, दोनों ही अलायंसेज का जो स्वरूप है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव मुझे तो नहीं दिखता है।
छोटे बदलाव का क्या एकदम मतलब? चिराग पासवान जी एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं। भाई चिराग पासवान के तो एक विधायक आए एनडीए थे के ना, साथ हैं हालांकि चिराग 34 में आपको हरवाया विधायक एक ही थे, वो भी हट गए थे, तो छोटा मोटा बदलाव की चिराग पासवान ना हो एनडीए का हिस्सा, उसके लिए आप तैयार हैं? 2020 के बाद 2024 के चुनाव नतीजों का विश्लेषण हम क्यों नहीं करते हैं? लोकसभा के चुनाव तो 2020 के 4 साल बाद 2024 में हुए और 250 सीटों से ज़्यादा पर हम लोगों की बढ़त है विधानसभा चुनाव में। लोजपा भी हमारे साथ लड़ी और उनका बड़ा योगदान था। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव हमने चारों के चारों जीते। आम तौर पर ये जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल है उसे हमने शानदार तरीके से जीता है और फाइनल भी हम लोग आश्वस्त हैं, केवल जीतेंगे नहीं, एक अपराजय तो रूठा है तो प्रचंड मना लेंगे, जनादेश। शायरी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं, आप मना लेंगे, आप ये कह रहे हैं। पर महागठबंधन में भी दिक्कतें हैं और दिक्कतें सुप्रिया आपकी पार्टी से ज्यादा आती दिख रही हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं मैं तो 60 लड़ना चाह रहा था, 60 नहीं 30 तो दे ही दो, उप मुख्यमंत्री तो मैं रहूंगा ही। ये कांग्रेस को 60 सीटें क्यों दी जा रही हैं? कांग्रेस 60-70 बीच में खबरें आई थी, आप 50 सीटों पर मान गए हैं, फिर से ताल ठोक रही है क्या कांग्रेस? इसलिए देरी हो रही है अभी चुनावी घोषणा के बाद सीट बंटवारे के फैसले को लेकर? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो क्योंकि आपने राष्ट्रकवि दिनकर जो मेरे बहुत ही अजीज कवि हैं उनकी लाइन का जिक्र किया था, जीतन राम मांझी जी ने इस्तेमाल की, जिसमें उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। इसके बाद वाली लाइन भी तो सुनाइए, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को साधने चला, बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश एनडीए पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये वाली लाइन भी तो बताइए, क्योंकि मेरा बहुत मतभेद है मांझी जी के साथ और चिराग पासवान जी के साथ, लेकिन जो हालत दलित नेताओं की जा रही है एनडीए में, उस पर मुझे गुस्सा आता है, ये गलत हो रहा है। और एक तरह से जीतन राम मांझी जी ने तो बीजेपी को, जेडीयू को कौरवों की सेना बता दिया, क्योंकि कौरवों की सेना के पास ही तो गए थे श्री कृष्ण अपनी चेतावनी लेकर और फिर उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं सुप्रिया एक सेकंड, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। अरे भाई तुम क्या कर रही थी? एज अ फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट अंग्रेजी में ही एंकरिंग करते रह गए। ऐसे कंठस्थ आपको रामधारी सिंह दिनकर याद है, हिंदी पत्रकारिता करते ज्यादा व्यूअरशिप भी मिलती। अब वो तो जब बात गई तो बीत गई, क्या करना चाहिए था, बिजनेस जर्नलिज्म मेरे बड़े क्लोज था। बट एनीवेज, रामधारी सिंह दिनकर की अगली लाइन भी सुनाइए, क्योंकि वो तो खुलकर कह रहे हैं कि दुर्योधन की सभा में लोग बैठे हुए और सामने वाले दुर्योधन है, मोदी जी नीतीश जी को वही कह रहे हैं दुर्योधन की सभा। मेरा अपना मानना है, और मैं 1 मिनट में बस महागठबंधन पर आ रही हूं, मेरा अपना मानना है कि एनडीए के में जो चल रहा है, जो उथापुथल चल रही है, चाहे वो अपने आप को नमक से कह रहे हो कि मैं तो नमक में, मैं तो किसी भी गठबंधन में नमक की तरह हूं, मैं चिराग पासवान जी की भी व्यथा समझ रही हूं। वो आज कर्पूरी ठाकुर जी की उस लाइन को याद कर रहे हैं कि लड़ना हो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, उसको भी याद कर रहे हैं। वहां पर दुर्योधन से समानता की जा रही है। महागठबंधन की जहां तक बात है, आज ही कांग्रेस की सीईसी हुई है, थोड़ी देर का इंतजार करिए, आज शाम को नहीं तो कल सवेरे कुछ नाम सामने आ जाएंगे, वही काम राजद भी करेगा। और देखिए, चुनावी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत जो रस्साकशी है वो चलती है। आपने मुकेश सहनी जी का नाम लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि जब अंततोगत्वा हमारा गठबंधन की सीटें अनाउंस होंगी तो बड़ी राजी खुशी, अच्छे समन्वय से ये चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, समन्वय से तो लड़ा जाएगा, वो राजी खुशी, उसमें ज्यादा राजी खुशी सब आप लोगों पर, कांग्रेस पर निर्भर कर रही है क्या? 70 में से 19 जीत पाए थे, 50-52 की बातें आ रही थी, अब फिर से आप 60-65 की तरफ जाने लगे, और उसी में दिक्कत हो रही है क्या? तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बताने को तैयार नहीं, यही दबाव डाल रही है ना कांग्रेस? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने बार बार सीट का जिक्र किया और स्ट्राइक रेट का जिक्र किया, तो आपकी जानकारी के लिए और व्यूअर्स के लिए ही कुछ बता देती हूं कि जो सीटें जदयू ने लड़ी वहां पर उनका वोटिंग परसेंटेज 32.8 रहा,
जो सीटें कांग्रेस ने लड़ी, हमारा वोटिंग परसेंटेज 32.9 जदयू से एक्चुअली ज्यादा रहा। स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है, मेरा अपना मानना है कि हमने शायद 8 से 10 सीटें ऐसी लड़ी थी जो 30-35 साल से गठबंधन ने नहीं जीती थी, और उसी से हमारा स्ट्राइक रेट नीचे गया। मेरा अपना मानना है कि स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा। जिस जन जागरण का काम, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो हमारे बाकी घटक दल के नेता और राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान किया, वो दिखेगा आपको। बिहार में आज भी 1.42 करोड़ वोट ऐसे हैं जो फर्जी पते से जोड़े गए। आपको लगता है ये मुद्दे नहीं बनेंगे? आपको लगता है पलायन, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनेगा? जो नहीं, मुद्दे तो बनेंगे, पर मुद्दा क्या ये नहीं बनेगा आपस में ही गठबंधन में इस तरह से खटपट होने लगे सुप्रिया कि मुकेश सहनी नाम लेकर कह रहे हैं ना भाई कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें कैसे दे रहे हो आप। मतलब ये आंकड़ा, कल आलोक भी थे मेरे शो पर, मैं 50-52 पर रखा हुआ था, वो कह रहे नहीं 60, बाद में मान गए 60 से ऊपर हमें मिल जाएंगी। मुकेश सहनी उसी पर ऐतराज दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा, इस पर भी सहमति बन गई है। तो ऑल इज नॉट वेल। इसका मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री, इसका मतलब अगर सरकार बनती है ना, अगर सरकार बनती है, वो तो कह रहे हैं गठबंधन का बनेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये स्वीकार रही हूँ कि बिल्कुल सहमति इसमें मेरी आपके साथ है कि ये मैंने नहीं कहा, ये मुकेश सहनी कह रहे हैं। वो बनेगा, मेरा अपना मानना वो है। हसीन सपने हैं, वो मुकेश सहनी देख रहे हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ जो भी ये कह रहा है, हाँ, अच्छा है, सपने देखने चाहिए। सपने देखेंगे तभी तो वो हकीकत में बदलेंगे, और ये हकीकत होने वाली है बिहार की। देखिए तो कब तक लिस्ट आ जाएगी सुप्रिया? आपकी पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? चाहते हैं वो भी, मेरा मानना है कि हमारी पहली लिस्ट कल सवेरे तक सार्वजनिक हो जाएगी। आज हमारी सीईसी हुई है, जो इलेक्शन कमेटी होती है, चीफ इलेक्शन कमेटी मिली है। हाँ, चार्जशीट भी आप जारी करने वाले हैं। तो चलिए कल सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन ज्योति देव वीआईपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और ज्योति बाबू, ऑल इज वेल क्या, या मुकेश सहनी कह रहे हैं ये कांग्रेस को 60 सीटें कैसे दे रहे हो, हमें देनी थी, चलिए हम तो 30 पे भी मान जाएंगे, ये कांग्रेस को 60 कैसे दे रहे हैं? फील गुड, वाजपेयी जी एक बार फील गुड नहीं बोले थे, फील गुड है। हम लोग तो आदरणीय राहुल गांधी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, पीसीआर ऑडियो में दिक्कत है, में देख रहे हैं उनको जो है। हाँ, अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं। और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ गठबंधन है, नहीं, किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? सुन नहीं पाया था, वो बीच में ऑडियो नहीं आया ज्योति भाई। राहुल गांधी जी को देख रहे हैं सर, राहुल गांधी जी को। अच्छा, राहुल गांधी जी को देख रहे हैं हम लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में। नहीं, वो तो मुझे तेजस्वी ने भी बताया ज्योति, ये बात तेजस्वी ने मुझे इंटरव्यू में भी कही कि राहुल गांधी 2029 में हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। पर राहुल गांधी ना तो तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लेने को तैयार, ना आपके नेता मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री के तौर पर नाम लेने को तैयार। सर एक चीज ये बताइए, अभी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का इतना बड़ा होटल चाणक्य पटना में अति पिछड़ा का एक 10 हम लोगों ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी और माले के बड़े नेता लोग, सीपीएम के नेता लोग थे। वहां फोटो किसका लगा हुआ था? वहां तो हमको नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखा नहीं, वहां तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ था कांग्रेस की कार्यक्रम में। तो हमारा तो गठबंधन का जो बिहार में जो गठबंधन है, बिहार का जो गठबंधन है, उसका तो सबसे सुपर हीरो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ना है भाई। हम लोग तो मान चुके हैं उनको एज अ चीफ मिनिस्टर जो है, वो तो 2020 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो वो 20 सीट देना चाह रहे हैं, मान क्यों नहीं जाते? वो तो 20 सीट देना चाह रहे हैं, मान जाइए। 30 पर अब भी टाल ठोक रहे हैं आप। नहीं, आपको कैसे पता है कि हम वीआईपी को 20 मिल रहा है या 30 मिल रहा है या 15 मिल रहा है, कांग्रेस को 65 मिल रहा है? ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया गठबंधन में। मैं तो बाकायदा आपके अध्यक्ष का बयान पढ़ देता हूं। हमने सोचा था 60 सीटों पर लड़ने का, लेकिन इतनी सीटों पर लड़ने से सबको असहज होगा। हमारी मांग डिप्टी सीएम और 30 से ज्यादा सीट है। 30 से ज्यादा मांग रहे हैं ना, ये तो आपके ही मुखिया कह रहे हैं। सर हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा की पार्टी है, और कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो ये हमारा पार्टी का नारा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी
जो विचार है उसी विचार में हमारी पार्टी चलती तो है। मल्लाहों अब का निषाद समाज को, निषाद जाति को तो हमेशा वांछित करके रखा तो गया। निषाद जाति भारतीय जनता 9% पार्टी को तो जिसकी समझ में जितनी आया नहीं हिस्सेदारी कि उसकी ये इतनी, निषाद का सुन तो आवाज लीजिए जो ज्योति है भाई, वो खत्म कर दिया बिहार से। अरे सुन तो लीजिए, निषाद जाति का 9% आबादी में हिस्सा है, 243 का 9% लगा लीजिए, 20-22 सीट बनती है, वो तो तेजस्वी दे रहे हैं आपको। 11.8 नीतीश कुमार की जातीय जनगणना के हिसाब से 11.8 है। अच्छा 11.8 है जी, जातीय जनगणना के हिसाब से, जातीय जनगणना मतलब सरकारी आंकड़ा बोल रहे हैं। ना ज्योति भाई, वो जो आंकड़ा है उसमें 18 साल से नीचे वाले भी आ जाते हैं। मैं वोटिंग पॉपुलेशन का आंकड़ा देता हूं, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आता हूं ज्योति भाई, ऐसे नहीं बैठता मैं जी। तो 9% तो 20-22 सीट ही बनती है ना। कहां से 20-22 सीट बनती है? 243 का 9% कितना होता है? अरे हम लोगों ने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना जो वाल्मीकि नगर में हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ था, उसमें हम लोगों ने आदरणीय नेता से, जैसे हम भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पार्टी का छोटा सिपाही है, कांग्रेस को 60 सीटें नहीं मिलनी चाहिए ना। हमारे आदरणीय नेता से कि हम लोग को 60 सीट में बिहार में कांग्रेस चाहिए, को 60 नहीं मिलनी चाहिए। चलिए आपने तो दरिया दिली दिखा दी, 60 पर ताल ठोक रहे थे, कम कर दिया अपना आंकड़ा, पर कांग्रेस को 60 सीटें नहीं मिलनी चाहिए वरना कमजोर कड़ी हो जाएगी। कांग्रेस को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप समझिए बात को। देखिए, हम कोई ऐसा, कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता भी उनको सम्मान करते हैं, और हम लोग इंडिया मतलब ब्लॉक सबसे बड़े आज के दिन में नेता विरोधी दल है पूरे देश का। हम लोग फिर से हम दौड़ा रहे हैं कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। दूसरी चीज है कि हम 2022 में चुनाव लड़े भाजपा के खिलाफ में जाके उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, वहां भी हम 17 सीट कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए कम तैयारी में, उसका आंकड़ा भी देख लीजिए। तो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन आप करते हैं, यही तो मैं जानना चाह रहा था। कंचना, अब आपको मैंने आखिर के लिए इसीलिए बचा के रखा था, ये पूरा खेल जैसे वो नट होता है ना, रस्सी पर उसको चलना, बैलेंसिंग एक्ट, ये सारी बैलेंसिंग एक्ट की जिम्मेदारी तेजस्वी के कांधों पर पड़ गई है, आरजेडी के कांधों पर, कि कांग्रेस को भी संभालना है, समझाना है, वीआईपी को भी सहेजना है। और अभी पशुपति पारस और हेमंत सोरेन का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। नहीं संदीप जी, हमें इस पर गर्व है कि बैलेंसिंग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमें इस पर गर्व है। लेकिन जहां तक बात सीटों की है, आपने चाहे सुप्रिया जी से पूछा, चाहे वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, कि किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे बीच में मतभेद है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो तो कल जब महागठबंधन की बैठक हुई थी, ये था कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फिर बताया गया आज शाम को हो जाएगी, होके नहीं दे रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी, जरूरत नहीं है, हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, सीएम चेहरा कौन है वो भी हो जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पार्टी में गठबंधन में कोई शायरी तो नहीं लिख रहा है, कोई कविता तो नहीं कह रहा है। और यहाँ पर तो मतलब अगर सीटें नहीं मिलेंगी, 5 ग्राम या 15 ग्राम नहीं मिलेगा, तो क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर जाएंगे ये लोग? ये तो सीधे अपने आप जीतन राम मांझी जी पीछे खींच ले रहे हैं, उसके बाद हमको एक भी नहीं चाहिए। अरे कुरुक्षेत्र में उतरिए, तो आमने सामने युद्ध करिए, रणभूमि में उतरिए, वहां पर भी उतरने को तैयार नहीं है आप। लेकिन हमारे गठबंधन में ऐसा कतई नहीं है संदीप जी। मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पर कि हर पार्टी है, हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और उसके लिए दावेदारी करना पार्टी का काम है। अगर कांग्रेस मांगती है सीटें या वीआईपी पार्टी के मुखिया मांगते हैं सीटें या कहते हैं हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं है। और सरकार बनने के बाद भी फिर यही होगा कि मंत्रालय कौन सा किसके पास जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम जब जदयू के पास गए थे, जदयू हमारे पास आई थी, तो मंत्रालय में कौन मंत्री कौन बनेगा उस पर तो बहस होती है ना, तो बहस होना एक अलग बात है। लेकिन अच्छा, ये स्वस्थ परंपरा है, ये कोई वो नहीं कि मैं शायर तो नहीं, मगर कुर्सी हंसी, सत्ता की मलाई का पुट ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। नहीं, तेजस्वी जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी नाराज हो जाते हैं या चिराग पासवान जी नाराज हो जाते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए में कौन रूठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता नाराज है इनसे, एनडीए से नाराज है, और इसलिए हमें उनका फर्क पड़ता है कि बिहार की जनता जिन मुद्दों को लेकर नाराज है, हम उस मुद्दों को उठाएंगे। और हमारे महागठबंधन में कोई दिक्कत है ही नहीं। आपने कांग्रेस के स्वार्थ के बंधन में मजबूत गठबंधन नहीं, सौदे का गठबंधन बनता है। यहाँ पर वैचारिक शुद्धता, मुद्दों पर एकजुटता नहीं, मतलब सौदेबाजी हो रही है। ये हमारे दर्शक संजय मिश्रा पूछ रहे हैं भदोही से। हमारे यहाँ कौन
से ऐसा मुद्दा है नहीं, ये दोनों गठबंधनों के लिए पूछ रहे हैं, तो इसको सिर्फ अपने लिए सवाल मत मानिए। बिल्कुल, आप एनडीए के सवाल एनडीए से पूछिए, लेकिन हमारे यहाँ हर एक मुद्दे पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो मुद्दा हो या क्राइम हो, बिहार में हर मुद्दे पर एक सहमति है। ईबीसी के लिए जैसे 10 संकल्प पत्र लिए गए हुए थे, वैसे ही दलित समाज के लिए लिए गए। हर मुद्दे पर तो हम साथ में हैं। हमारी कमिटीज बन गई हैं, हर वार्तालाप हो रहा है, कोई शायरी नहीं लिख रहा है, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है, सहमति बन गई है। कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। हमारा जो फैक्टर है वो यह फैक्टर है किस सीट पर कौन जीत सकता है। कांग्रेस जीत सकती है तो कांग्रेस लड़ेगी, वीआईपी जीत सकती तो वीआईपी लड़ेगी, आरजेडी जीत सकती तो आरजेडी बनेगी, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है। इस बार लड़ाई एनडीए को उखाड़ के फेंक देने की लड़ाई है। वो 50 सीट ले जीतन राम मांझी जी जाकर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान जी लड़े या ना लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी वो अदद 6 सीटें मांग रहे हैं, आप जवाब ही देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, नादान बता रहे हैं तेजस्वी को अब कि गलती कर रहे हैं। ओवैसी जी बड़े मैच्योर हैं। अगर तेजस्वी जी नादान हैं तो ओवैसी जी इतने मैच्योर हैं कि उनको यह भी नहीं पता कि गठबंधन कैसे होता है। अगर उनको सच में गठबंधन करना था तो राहुल गांधी जी के पास आते, तेजस्वी जी के पास आते, लालू जी के पास आते और बोलते कि महागठबंधन का पार्ट बनना है। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बाकायदा भेजे, दावा किया उन्होंने मेरे कार्यक्रम में मुझसे ही बातचीत में कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को लालू जी के पास भी भेजा और तेजस्वी के पास भी, और कहा 6 सीटें चाहिए और कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए। कभी भी किसी के पास नहीं भेजे थे, वो बस लेटर खेल रहे हैं। वो लेटर लिखकर और मीडिया को दे देने से कि हमने लेटर लिखा है गठबंधन के लिए, वो लेटर हमारे पास भी नहीं पहुंचा हो और उस लेटर खेलने से गठबंधन हो जाता है क्या? माहौल बनाने की अगर पूरी कोशिश ओवैसी जी कर रहे हैं तो कर ले। अगर उनको लेजिटिमेसी हमें लेटर लिखने से मिलती है तो लिखे लेटर। लेकिन हकीकत यह है कि आप 5 साल में एक बार हैदराबाद से आते हैं और लड़कर फिर चले जाते हैं। क्या होता है सीमांचल, क्या है बिहार में मुसलमानों का हाल, क्या है देश भर में मुसलमानों का हाल? आप कितनी बार बोलते हैं, आप पार्लियामेंट में बोल देंगे। प्रज्ञान, एक सेकेंड कंचना, प्रज्ञान है हमारे दर्शक दिल्ली वासी अजित भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी चिराग और नीतीश के बीच फंस गई है क्या? ये एनडीए की कमजोरी की शुरुआत है। प्रज्ञान पूछ रहे हैं ये सवाल। बीजेपी के ऊपर दारमदार दल गया है क्या कि भाई आप चिराग को संभालिए, नीतीश ने अपना पल्ला झाड़ लिया है? अजित द्विवेदी, आपसे सवाल था ये। हाँ सुन लिया, मैंने सुन लिया, सवाल सुन लिया। देखिए, चिराग पासवान को जो भी सीटें मिलेंगी, नंबर्स की बात हम कर रहे हैं, वो सीट जेडीयू के खाते से ही आएगी संदीप जी, क्योंकि पिछली बार वो जो 135-37 सीटों पर लड़े वो जेडीयू के खिलाफ लड़े थे और बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के कोटे से सीट निकलनी है, 2-3 सीटें जो वो मांग रहे हैं और बीजेपी देने को तैयार नहीं है। सीटें तो आएंगी जेडीयू के खाते से ही, लेकिन जेडीयू ऐसी सीटें निकाल रही हैं जो कमजोर सीटें हैं एनडीए की, और चिराग पासवान की यही समस्या है कि वो ऐसी सीटों पर नहीं लड़ना चाहते हैं जहां उनका मुकाबला आरजेडी के मजबूत उम्मीदवार से हो या जहां उनका मुकाबला सीपीआई-एमएल के मजबूत उम्मीदवार से हो, और जेडीयू की तरफ से वही सीटें निकाली गई हैं जो कमजोर सीटें हैं। चिराग पासवान ऐसी सीट मांग रहे हैं जहां वो जीते थे 1 सीट पिछली बार, या 5-6 सीटों पर जहां वो नंबर 2 रहे थे, चाहे जगदीशपुर की सीट हो, दिनारा की सीट हो, रुपौली की सीट हो, वो ऐसी सीटें मांग रहे हैं जहां नंबर 2 थे। मटिहानी मांग रहे हैं जहां जीते थे। इसके अलावा वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांग रहे हैं सीट गोविंदगंज की जो बीजेपी की सीट है, वो अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए सीट मांग रहे हैं, बरहमपुर की जो बीजेपी की सीट और है। जेडीयू वहां पर पेच अटका रही है, जेडीयू वो सीट नहीं देगी, सीट की समस्या है। तो कमजोर सीटों पर लड़ेंगे तो चिराग पासवान, देखिए उनकी दिक्कत यह है कि वो हर कोई राजनीतिक दल अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड करना चाहेगा, अपना दायरा बढ़ाएगा। वहां दायरा बढ़े ना, सीटें ज्यादा ना मिले, ऊपर से सीटें जो मिले वो कमजोर मिल जाएं, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला काम हो जाएगा। वो करेला खाएंगे फिर चिराग पासवान। हाँ देखिए एग्जैक्टली ये स्थिति हो गई है कि चिराग पासवान अभी चौतरफा घिर गए हैं, एनडीए के अंदर भी घिर गए हैं, वो एनडीए के बाहर से भी घिर गए हैं। अभी संदीप जी, वो जो एक अलायंस होना था उनके चाचा का महागठबंधन के साथ पशुपति पारस का, वो अलायंस भी अब नहीं मैटरलाइज हो रहा है।
और वो मेटरलाइज नहीं हो रहा है। और वहाँ उनके पशुपति पारस के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं सूरज भान, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ चिराग पासवान अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे उनके खिलाफ हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, इसी पार्टी से अलग हुई है, तो वो बाहर से भी घिरे हुए हैं और एनडीए के अंदर भी घिरे हुए हैं। और नीतीश कुमार, ये ठीक कहा कन्हैया भेलारी जी ने कि कोई बात भूलते नहीं है। नीतीश कुमार ने वो 2020 का बदला एक ही बार में पूरा नहीं हुआ था। जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, उनके 5 एमपी चले गए थे, अलग हो गए थे उनके चाचा के नेतृत्व में। अभी अंग्रेजी में कहावत है ना अजित भाई, अंग्रेजी में कहावत है रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके जब बदला लिया जाता है वो सबसे माकूल तरीका भी होता है। वो वही हो रहा है क्या बिहार में? नीतीश भूले नहीं है जो आपने कन्हैया बिलारी की बात को दोहराया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कहा, पहले भी हमने कहा था कि जो 120 सीटें लेकर के दूसरे लोगों को एडजस्ट करना था, चिराग को बीजेपी के हवाले छोड़ना था, यह भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और जो सीटें जेडीयू छोड़ रही है, चूंकि जेडीयू को ही छोड़ना है, जेडीयू पिछली बार 115 लड़ी थी, हाँ। और उसी के खिलाफ लड़े थे चिराग पासवान। तो जो सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी वो तो बीजेपी जेडीयू ही छोड़ेगी ना, मैक्सिमम जेडीयू छोड़ेगी, कुछ सीटें बीजेपी को छोड़नी है। तो इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था प्रज्ञान के, ये एनडीए की कमजोरी की शुरुआत है क्या अजित भाई? ये आपस में फिर तो ये कमजोरी हो जाएगी ना। 20 सीट देंगे, लड़ना भी पड़े, बाद में करेला खाना भी पड़ जाए चिराग को, तो वो तो कमजोर सीटें हो गई है। मतलब अभी ये निश्चित रूप से एनडीए के लिए एक झटका होगा, लेकिन अभी वो कहीं अलग जा नहीं रहे हैं। देखिए, है इसी गठबंधन में। कोई भी व्यक्ति चाहे कविता लिख रहा हो या शायरी कह रहा हो, वो एनडीए छोड़ नहीं रहा है। इसीलिए एनडीए अगर छोड़ेंगे तब तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए झगड़ा होगा, आखिर एनडीए के लिए एक झटका होगा। आखिर 5% अब छोड़ने की आपने बात कर दी अजित भाई। मेरे साथ संतोष मांझी जुड़ गए हैं, जीतन राम मांझी के बेटे, एमएलसी भी हैं। संतोष मांझी, कविता पढ़ी जा रही है, जीतन राम मांझी जी, रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखी थी कविता, उसी को थोड़ा सा तरमीम करके आज लिख रहे हैं। अभी आपके जुड़ने से पहले सुप्रिया श्रीनेट ने उसी कविता का अगला हिस्सा भी सुनाया कि दुर्योधन के बारे में क्या कहा, दुर्योधन बताया था। तो दुर्योधन कौन है? ये कविता जब पढ़ रहे हैं एनडीए में, दुर्योधन कौन है जीतन राम मांझी की निगाह में? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अपनी बात को उन्होंने रखा है और स्पष्टता से रखा है कि हम आपके साथ हैं, विचारधारा के साथ हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरी कार्यकर्ताओं का मांग है और कार्यकर्ता हर पार्टी की चाहता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। और उन्होंने ये कहा है कि हम स्टेट पार्टी दर्जा के लिए हमें कम से कम 7-8 सीटों की ज़रूरत होती है, तो हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए कि हम उतने सीट जीत के आएँ। एनडीए वापस आ रही है और हम समझते हैं कि अपना अधिकार के लिए उन्होंने, अपने हक के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने बात कही है। तो बात करनी कोई बुरी बात नहीं, अपनी मांग को रखनी चाहिए। नहीं, वो तो यहाँ तक बोले, हम मांग कर रहे हैं कि हमारी इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए। ये सीटों की लड़ाई मान अपमान पर भी आ गई है ना। कौन अपमानित कर रहा है आपको? वो कह रहे हैं ना, हमें अपमानित होने से बचाइए। मान अपमान की बात नहीं है। अपना इच्छा, उन्होंने कार्यकर्ताओं की इच्छा को रखा है। तो 15 सीटें फर्ज करो ना मिली, 15 ग्राम जो मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, क्या मांग रहे हैं, क्या मिलना है, हमने अपनी बात रखी है और हम समझते हैं कि जब बात होगी, अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है और जब तक उधर से कोई प्रपोजल नहीं आता, हम समझते हैं कल हम लोग सब आपस में कर लेंगे और कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अभी ये हवा में तैर रही है और हम अपनी मांग को उनके समक्ष, जहाँ 28-30 सीटें अगर चिराग पासवान को दे दी, आपको 7 ही सीटें दी लड़ने के लिए जो पिछली बार दी थी, वो आपको मंजूर होगा या अपमानित महसूस करेंगे? देखिए, अभी इस पर मैं क्या बोलूं। आप बोल रहे हैं दे जाएगी, अगर उनको मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम सब एक साथ हैं और हम सबका सहयोग सम्मानजनक तरीके से और सब एक ही विचारधारा के तहत हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको सब सीट दे दीजिए, लेकिन ना सीट मिलनी चाहिए। तो चलिए, अगर आपकी मांग नहीं मानी, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई, फर्ज कीजिए 7 ही सीट आपको दी जाती हैं, एनडीए तो नहीं छोड़ने वाले ना? जितनी भी सीट मिले रहेंगे तो आप एनडीए में ही।
देखिए, निश्चित तौर पर है कि एनडीए से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये भी बात हम जानते हैं कि जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं वैसी बात नहीं है। हमारी मांग निश्चित तौर पर मांगी जाएगी। हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की मांग रहे हैं, और वो हक एनडीए के सभी लोगों को पता है कि पर और मिल भी जाएगा। आखिरी कमेंट कन्हैया बेल्लारी, ये मैंने कल आपसे पूछा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पे जो ये घमासान है, सम्मान अपमान का भी खेल हो गया है, टेंशन ज्यादा कहाँ है? एनडीए में है, ये दिख रहा है। और इसीलिए कल आपको बता दूं कि सुबह सुबह चिराग पासवान बैठक बुलाए हैं एमपीज का, और महत्वपूर्ण जो उनमें जो अधिकारी उनके संगठन में है। हालांकि वो मैसेज आया, और मैसेज आते हैं कि मीटिंग का हो गया कि मीटिंग कल सबको पहुंच जाना है, और 1 मिनट में उस मीटिंग डिलीट भी कर दिया गया ताकि पत्रकारों के पास न पहुंच जाए। लेकिन हम लोग का भी डुबन दस्ता है, पकड़ लिया, बताया कि कल सुबह सुबह बुलाया है उन्होंने मीटिंग। तो सर आप समझ सकते हैं। अब मैं कहा ना कि चारों तरफ से बेचारे घिर गए हैं। ऐसा चक्रव्यूह में घेर दिया है नीतीश कुमार ने उनका। नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं, साफ करते हैं, केवल ललन बाबू को माफ किए हैं। वही ललन बाबू जो कहे थे अलग होकर के कि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार के पेट में कहां पर वो चीज है जिसको मैं निकाल लूंगा। बाकी किसी को आज तक माफ नहीं किए। नीतीश कुमार भाई कोई छोड़ते नहीं है, माफ नहीं करते हैं, साफ करते हैं पॉलिटिकली। तो मतलब कमजोर सीटें मिलने वाली हैं इस बार चिराग पासवान को, ये बात तय मानकर चले आप और अजित जो विश्लेषण कर रहे हैं कन्हैया भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहिएगा तो वो सीट गिरवा दूंगा, कुछ लिखा होगी जिसको एकदम ये मांग रहे हैं, जैसे चकाई मांग रहे हैं। ये चकाई कैसे चकाई दे देंगे नीतीश कुमार? वहां नरेंद्र सिंह का बेटा सुमित कुमार जो तो चारों तरफ से चिराग घिर गए हैं, दिए तले अंधेरा भी हो रहा है, उनको पता नहीं लग रहा है या पता लग गया है, तो इसीलिए ये रायता थोड़ा और फैल रहा है। और एनडीए में ज़्यादा टेंशन है क्या महागठबंधन के मुकाबले? ये तो अभी शुरुआती दौर चल रहा है, चुनाव तो अभी और गरमाएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।